मॉर्निंग एवरीवन. नाउ वी स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स इन द लास्ट लेक्चर, है ना. हम लोगों ने देखा था स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट डेटा एंड वी से अ कलेक्शन ऑफ डेटा. मतलब एक डेटा से काम नहीं चलता है, मतलब एक वैल्यू दे दी हमने तो काम नहीं चलेगा. आपको क्या चाहिए? एक सेट ऑफ वैल्यूज, एक ग्रुप ऑफ वैल्यूज. सो मल्टीपल वैल्यूज यू रिक्वायर इन स्टैटिस्टिक्स. सो स्टैटिस्टिक्स का बेसिक स्टेप जो चलता है वो क्या रहता है? सबसे पहला होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, जहाँ पे हम डेटा कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज. जहाँ मुझे पता है कि मुझे ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, मैं उसके पास जाऊंगी, उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूंगी, राइट. देन वी गो फॉर स्क्रूटनी ऑफ डेटा. सो हमने जो डेटा कलेक्ट किया है, कई बार हो सकता है हम उसमें मिस्टेक्स करके आ गए हों, ठीक है. सो हम क्या करेंगे? इसको ऊपर ऊपर से चेक करेंगे वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, राइट. जो जैसे मैंने आपको इसमें एक एग्जाम्पल दिया था, सपोज मैंने आपसे लेंथ और ब्रेथ पूछ रही हूँ, ठीक है. सो किसी की फील्ड की लेंथ और ब्रेथ पूछी हमने, उसने हमको बोला 60/50, ठीक है. उसने 60/50 या 60/60 बोला होगा, पर हमने 60/50 सुना, राइट. और उससे फिर बाद में हमने एरिया पूछा तो उसने बोला 3600. तो ये तो चीज समझ आती है कि 60/50 के केस में तो क्या होगा? एरिया 3000 होना चाहिए. इसका मतलब या तो हमने लेंथ ब्रेथ गलत सुनी या हमने एरिया गलत सुना. सो ऐसी मिस्टेक्स को हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं, राइट. सिमिलरली जैसे मैं मार्क्स पूछ रही हूँ, ठीक है. किसी ने 30 मार्क्स का पेपर था, उसने मुझे 26 बोला, पर मुझे 36 सुनाई दिया और मैंने 36 ही नोट डाउन कर दिया. बाद में आई रियलाइज नहीं यार, ये तो 30 मार्क्स का पेपर था, इसका मतलब शायद मैंने गलत कॉपी कर दिया. तो वो वाला डेटा हम रिमूव कर देते हैं. अदरवाइज क्या होगा? हमारे सारे रिजल्ट्स जो है वो खराब हो जाएंगे. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग एरर वाला डेटा, हम लोग उसको एरर फ्री बना देते हैं और रिमूव ही कर देते हैं. चाहें तो जाके वापस पूछ के आ सकते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि नहीं पूछ के आ सकते वापस. सो इन दैट सिनेरियो व्हाट वी डू, वी रिमूव दैट entire observation only, right. Next, after this we have presentation of data. Once you have filtered, थोड़ा सा फिल्ट्रेशन कर लिया हमने, है ना, उसके बाद हम उसको प्रेजेंट करते हैं प्रॉपर्ली, सो दैट हम उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सके. सो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है स्टैटिस्टिक्स का, और ये डिपेंड करता है कि आपको किस चीज के लिए डेटा को यूज करना है, ठीक है. आपको स्टैटिस्टिकल टूल लगाने के लिए करना है, या आपको कोई प्रेजेंटेशन में यूज करना है, या आपको कोई रिपोर्ट सबमिट करनी है. सो दैट डिपेंड्स कि आपको क्या रीजन है डेटा कलेक्ट करने का. सो डिपेंडिंग अपॉन दैट हम लोग अलग अलग प्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा देखते हैं, राइट. आफ्टर दैट वी हैव टू एनालाइज यूजिंग स्टैटिस्टिकल टूल्स. सो आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज, बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो हमारे डेटा को हमको एनालाइज करने में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई जस्ट वॉन्ट टू फाइंड द एवरेज, कि एवरेज निकालना है, तो ये एक स्टैटिस्टिकल टूल ही है. मीन इज अ स्टैटिस्टिकल टूल. सिमिलरली कोई चाहता है कि नहीं मेरे को है ना सबसे पॉपुलर वैल्यू निकालनी है, तो पॉपुलर वैल्यू आपको पता है, सबसे पॉपुलर मतलब सबसे ज्यादा अकरिंग, सबसे डिमांडिंग चीज. सो मेरे को वो निकालनी है, तो मोड हुआ, राइट. सो देयर आर मेनी स्टैटिस्टिकल टूल्स. मैं बहुत सिंपल बता रही हूँ, और आगे जाओगे तो जैसे मैंने प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट पे डेटा कलेक्ट किया है, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ कि यार इन्वेस्टमेंट पे कितने हद तक प्रॉफिट डिपेंड कर रहा है, या प्रॉफिट कितने हद तक हमारा इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड कर रहा है, राइट. सो हम कई बार इंटरेस्टेड होते हैं इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने में. सो फॉर ऑल दीज वी हैव स्टैटिस्टिकल टूल्स. इन स्टैटिस्टिकल टूल्स की बेसिस से हम कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं. उन रिजल्ट्स के बेसिस पे हम अल्टीमेटली क्या देते हैं? कंक्लूजन्स और इन्फ्रेंसेस. से फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि भाई इन्वेस्टमेंट का 10% मेरे को प्रॉफिट मिल जाता है हमेशा. सो ये क्या है? कंक्लूजन है, ये इन्फ्रेंस हो गया, फाइनल हो गया कि आफ्टर यू हैव कैलकुलेटेड, यू हैव फाउंड आउट द रिलेशनशिप, यू हैव कैलकुलेटेड कि नहीं 10% तो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है. सो दिस इज व्हाट, दीज आर कंक्लूजन्स जो आप निकालते हो. तो डेटा हम ऐसे ही नहीं कलेक्ट करते, मजे में नहीं कलेक्ट करते हैं, हम उसको किसी रीजन के कारण कलेक्ट करते हैं. अच्छा, हर चीज में पैसा लगता है, कलेक्शन में भी पैसा लगता है, प्रेजेंटेशन में भी पैसा लगता है, टाइम भी लगता है. सो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, तो आपको बहुत ही वाइजली चूज करना होता है सारी चीजें, राइट. अभी आपको तो ऐसा लग रहा है कि मैम को 10 बच्चों के मार्क्स कलेक्ट करने हैं, तो किसमें क्या ही पैसा लग रहा है और क्या ही टाइम लग रहा है, पर ऐसा नहीं होता है. जनगणना की बात करते हैं हम. जनगणना अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है, ये आपको पता है, इसका करोड़ों का बजट होता है, राइट. अच्छा, आप लोग एम्प्लॉय करते हो तो उनको सैलरीज भी देनी पड़ती है. अच्छा, उनको जब आप एम्प्लॉय कर रहे हो तो आप उनके काम से हटा रहे हो, तो वो काम भी सफर कर रहा है. सो टाइम वेस्टेज हो रहा है, मनी भी लग रहा है. तो हमको है ना बहुत ही वाइजली डिसाइड करना होता है हाउ वी हैव टू गो विद द एंटायर प्रोसेस, राइट. चले आगे ना. सो इसके बाद हम लोगों ने देखा था
कि there are some specific limitations about statistics also instead of using मतलब in spite of using it in our day to day life. मैंने आपको बहुत सारे examples दिए थे कि हम हमारे day to day life में statistics को हर जगह use करते हैं, be it household, be it your school, be it your business, be it your any organization, कोई सी भी organization पे चलो सब जगह आपको आपका statistics का usage मिलेगा. मैंने आपको बताया था economics और statistics भी बहुत ही healthy way में एक दूसरे से interact करते हैं, and there is one branch of economics also जो स्टैटिस्टिक्स के साथ ही डील करती है, विच इज नोन एज इकोनोमेट्रिक्स. इनकी हेल्प से हम लोग है ना वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह बनाने में, फ्रेम करने में हेल्पफुल होती है, राइट. सो हमने देखा था इसका एप्लीकेशन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड business management में use आता है, right. Now in spite of having so many usage applications, it has some limitations also. सबसे पहला limitation मैंने starting में ही बोला कि एक single value से काम नहीं चलता है statistics में. तो statistics एक single value का नाम नहीं है. Statistics is basically a collection of data. जब भी आपके पास multiple values होंगी तो ही आप statistics को apply कर सकते हो, otherwise the data is of no use. Single value is of no use. कि मेरे को किसी ने बोला मैम मेरे मार्क्स इतने आए, अरे तो मैं क्या करूँ आपके मार्क्स इतना है, ना मैं किसी से कंपेयर कर सकती हूँ, ना मैं किसी से एवरेज निकाल सकती हूँ, ना मैं कोई रिलेशनशिप निकाल सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती अगर मेरे पास सिंगल वैल्यू है. सो आई वांट अ सेट ऑफ वैल्यूज और अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज. आया समझ में. नेक्स्ट, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस आर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक सेट ऑफ कंडीशंस. वो लॉ ऑफ डिमांड आपको याद है. लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी डिमांड रेट प्रोवाइडेड ऑल द अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट. तो पता है क्या ये डिमांड लॉ भी ऐसे ही बना होगा, ऐसे ही बनाया होगा. स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट किया होगा, उसके बेसिस पे उन्होंने इन्फ्रेंसेस निकाले, अल्टीमेटली क्या कंक्लूड कर दिया कि भाई प्राइस और डिमांड इनवर्सली रिलेटेड है. पर जिन बेसिस पे हमने जिन कंडीशंस पे हमने ये वैल्यूज निकाली थी वो कंडीशंस आपको फुलफिल करनी है. अगर आपकी कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही है तो ये लॉ फेल हो जाएगा. जैसे मैंने नेसेसिटी गुड्स में आपको बताया, भाई एक दवाई है जो मुझे रोज ही लेनी है, अब वो चाहे कितनी भी महंगी हो मुझे उतना उसको कंज्यूम करना ही है. ऐसा तो नहीं है ना कि यार दवाई महंगी होती जा रही तो मैं एक की जगह आधी गोली ले लेती हूँ, फिर और महंगी हो गई तो चौथाई गोली से काम चला लेती हूँ. नो, आई विल नॉट डू दैट. ठीक है. सो दैट इज व्हाट प्रोवाइडेड ऑल द अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट. सो एक स्पेसिफिक सेट ऑफ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तो ही हम हमारे रिजल्ट्स को जनरलाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट, इट डील्स विद क्वांटिटेटिव डेटा ओनली, क्योंकि यहाँ पे जितने भी टूल्स हैं वो मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस यूज करते हैं. सो हमें क्या चाहिए? क्वांटिटेटिव डेटा. तो क्वालिटेटिव डेटा की यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस नहीं होती है, पर यहाँ पे हमने जुगाड़ कर लिया. हमने क्या किया? क्वालिटेटिव डेटा को एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर दी और वो क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट कर लिया. अब उस पर नॉर्मल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, राइट. जैसे हमने वो ग्रेडिंग सिस्टम में नहीं देखा था हम लोगों के, मैंने एग्जाम्पल दिया था, हमारे स्कूल में होता है ग्रेडिंग सिस्टम है ना, वेरी गुड, मतलब ये क्वालिटी है. वैसे तो मैम अब यार पहले तो बचपन में हमको ग्रेड्स ही मिलती थी, राइट. तो अब कोई बोले नहीं नहीं हम तो एवरेज परसेंटेज या ऐसा कुछ निकालना चाहते हैं इस बच्चे का, तो हमने क्या किया? वेरी गुड को 5 मार्क्स असाइन कर दिए, गुड को 4, एवरेज को 3, बिलो एवरेज को 2 और नीड्स इंप्रूवमेंट को 1. पुअर तो मैंने बता के आजकल होता नहीं है ना, हर्ट हो जाती है, सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं पुअर में, तो इसलिए आजकल थोड़ा स्टाइलिश वर्ड लिख देते हैं, नीड्स इंप्रूवमेंट. ठीक है, मतलब बराबर ही होता है पर ठीक है थोड़ा सा सुंदर दिखता है. ठीक है. सो इधर से हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेते हैं टू क्वांटिटेटिव डेटा एंड देन वी कैन अप्लाई दी स्टैटिस्टिकल टूल्स, राइट. सो क्वालिटेटिव डेटा लिमिटेशन है बट एक एक्स्ट्रा स्टेप और होता है, दैट्स इट, उसके बाद काम हो जाता है. नेक्स्ट, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मस्ट बी फॉलोड, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन या हमारा डोमेन ऑफ स्टडी जो होता है ना वो बहुत बड़ा होता है और एक यूनिट के पास जाना इम्पॉसिबल होता है, या हम कह सकते हैं पैसा भी लग रहा है और समय भी वेस्ट हो रहा है, दोनों चीज सैक्रिफाइस करनी पड़ती है. तो हम क्या करते हैं? उसका एक रिप्रेजेंटेटिव ले लेते हैं, अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो उस पॉपुलेशन को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करे. ठीक है, उसके नंबर ऑफ यूनिट्स भी कम हो तो वो हमारे लिए फीजिबल हो जाता है और उस पे से हम डेटा कलेक्ट करते हैं. अब ये सैंपल कैसे चूज करते हैं? सो इट शुड बी डन बाय सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. वो क्या होती है? लॉटरी सिस्टम. क्या सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है आने की, सब सैंपल में आ सकते हैं, दैट इज नोन एज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. सो जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से हम लोग रिजल्ट्स निकालते हैं उन्हीं को ही हम जनरलाइज कर सकते हैं. बायस सैंपल से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको जनरलाइज नहीं किया जा सकता. वो सिर्फ उस पर्सन स्पेसिफिक के लिए होगा, जिस पर्सन ने बायस सैम्पलिंग करी वो उसके लिए स्पेसिफिक है. जैसे मैंने कल एग्जाम्पल दिया था कि मेरे को है ना मेरी सैलरी में बोनस करवाना है, सर ने बोला था कि नहीं जैसे आपके बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं उस बेसिस पे हम आपको बोनस देंगे. तो मैंने क्या किया? सारे टॉप स्कोरर बच्चों के मार्क्स ले लिए और उनका एवरेज निकाल के दे दिया. सैंपल ही ऐसा सिलेक्ट किया जिनके मार्क्स 80% प्लस है. ठीक है. सो सैंपल ऐसा सिलेक्ट किया है तो ऑब्वियसली अब इसको मैं जनरलाइज नहीं कर सकती कि मेरे सारे बच्चे रिजल्ट फोड़ के आएंगे, नहीं कर सकती ना, क्योंकि मैंने बहुत ही बायस सैंपल लिया था वो.
तो वो मेरे लिए स्पेसिफिक है कि हाँ ठीक है मैंने जो सैंपल लिया उसमें सारे होशियार बच्चे हैं, बस वो उतना सैंपल के लिए ही है वो. इन as a population we cannot generalize the result because it was a biased sample. पर यही अगर मैंने हर प्रकार का स्टूडेंट लिया होता है, एक लो स्कोरर, एक मीडियम स्कोरर, एक हाई स्कोरर, एक वेरी हाई स्कोरर, ऐसे करके मिक्सअप किया होता तो मेरे पास एक्चुअल रिजल्ट आता और उसको मैं हाँ कह सकती हूँ, जनरलाइज कर सकती हूँ कि हाँ उससे अगर मेरे 65% आ रहा है तो उससे मैं जनरलाइज कर सकती हूँ हाँ भाई मेरे बच्चे ना 65% या एवरेज स्टूडेंट से आ रहे. ठीक है, इज दिस क्लियर एवरीवन? चलें आगे. Now, moving ahead, we also discussed about the various terms जो मैंने यहाँ पे डिस्कस की थी, population and sample. Population क्या होती है? The domain of your study. सारे units जो आपकी स्टडी के हैं. ठीक है, so जैसे मैंने बोला ASI के स्टूडेंट्स, so उसमें पास्ट वाले स्टूडेंट्स भी हो गए और प्रेजेंट वाले भी हो गए, तो बहुत सारे हो गए. ठीक है, so हमने क्या किया, हम सारे के पास तो नहीं जा सकते, पता नहीं कौन कहाँ पहुंच गया अब तो हम क्या करें, उसका सैंपल कलेक्ट कर लिया. तो हमने सोचा हर साल के कुछ 10-10 बच्चों को इकट्ठा कर लेते हैं. From every batch let's collect 10 students. तो उधर से हमारा एक सैंपल बन जाता है, right? So population, the entire domain of your study. Sample क्या हो गया? A part of the population which is the representative of your population, right? Is this clear? Population के बहुत सारी characteristics होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? Parameters. P for population, P for parameters. I made you remember this. ये learn करेंगे हम लोग. And S for sample, और sample के statistics क्या कहलाते हैं? Statistic. S for sample, S for statistic. Got it? Now moving ahead, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था डेटा दो प्रकार का होता है. One is quantitative and the other one is qualitative. Quantitative data क्या होता है? जिसके साथ आप कोई numerical value assign कर सकते हो, right? Number could be assigned. The result or the outcome or the answer is a number. Say for example, I ask you your height, it will be a number. I ask you your weight, it will be a number. मैं आपसे आपकी pocket money पूछती हूँ, नंबर होगा, राइट? सो मैं आपसे मार्क्स पूछती हूँ, नंबर होगा, राइट? तो ये सारी चीजें क्या है? ऑल दीज आर क्वांटिटेटिव डेटा. एंड देयर इज वन मोर थिंग, क्वालिटेटिव डेटा. मैंने आपसे पूछा व्हाट इज योर स्मोकिंग हैबिट? 4, 5, 6. इट शुड नॉट बी अ नंबर ना, इट शुड बी यस और नो. आई एम अ स्मोकर, आई एम अ नॉन स्मोकर, बात खत्म. ठीक है, आई अज्यूम यहाँ पे सब नॉन स्मोकर ही होंगे, है ना? अज्यूम भी कर रही हूँ, मान के चल रही हूँ. ठीक है, सो यहाँ पे नो ही आंसर आएगा, राइट? ओके, नाउ अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ आपकी ईटिंग हैबिट्स, तो आप ईटिंग हैबिट्स में यहाँ वेजिटेरियन बोलोगे, नॉन वेजिटेरियन बोलोगे. ऐसे तो नहीं बोलोगे कि मैं 12, माई ईटिंग हैबिट्स इज 12, 12 घंटे खाता हूँ दिन में. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना. सो व्हाट इज दैट? हम लोगों के पास हमेशा क्वालिटी आंसर आ रहा है. मैंने कॉम्प्लेक्शन का आपको एग्जाम्पल दिया था. ठीक है, कॉम्प्लेक्शन में क्या था कि हम 4 चीजें आंसर करते हैं, वेरी फेयर, फेयर, वीटिश एंड डार्क, 4 तरीके से. तो मैं अगर किसी से पूछती हूँ आपका कॉम्प्लेक्शन क्या है, तो आई विल ऑलवेज गेट समथिंग एज अ वर्ड आंसर, एज अ क्वालिटी. मेरे को कभी भी नंबर नहीं मिलेगा. 2 ग्रेड पे है मेरी कॉम्प्लेक्शन, 2 पॉइंट्स है मेरी कॉम्प्लेक्शन के, या आई हैव 3 आउट ऑफ 10 एज माई कॉम्प्लेक्शन. ऐसा नहीं आंसर आता है कभी भी. व्हाट डू यू गेट द आंसर? फेयर, वीटिश और डार्क, है ना? सो दिस इज व्हाट क्वालिटी. जेंडर, मेल फीमेल. ठीक है, नेशनैलिटी, ये भी एक क्वालिटी है, इंडियन, ब्रिटिश, फ्रेंच. कलर ऑफ अ फ्लावर, ये भी एक क्वालिटी है. सो हियर यू ऑलवेज गेट अ वर्ड एज द आंसर, नॉट न्यूमेरिकल वैल्यू. सो ऐसे डेटा को हम क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव डेटा, राइट? इसको हम लोग, अब हम क्वालिटेटिव तो समझे, लेट अस अंडरस्टैंड क्वांटिटेटिव इन डिटेल नाउ. क्वांटिटेटिव डेटा है ना, 2 प्रकार का होता है. The quantitative data is of 2 types. One is discrete and the other one is continuous. Discrete data and continuous data. Now what do we mean by discrete and continuous? See, discrete data पता है वो होता है जिसमें आपको पता है कि finite number of values attain करेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोगों के वाइवा हुआ होगा या फाइल के मार्क्स होंगे, सो पता होगा आपको 5 मार्क्स की फाइल है या 5 मार्क्स का वाइवा है. ठीक है, और है ना प्रिंसिपल ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ही देंगे आप मार्क्स. मतलब 1.5, 2.5, 3.5, 3.25, 4.5 ऐसे मार्क्स नहीं देने. इट शुड बी अ इंटीजर वैल्यू ओनली. मतलब गिवन है कि हम रिपोर्ट कार्ड में 0.25, 0.75 ऐसे नहीं लिखेंगे. सो हमेशा आपको पता है आपके कितने मार्क्स हो सकते हैं, या तो 0 होंगे, या 1 होंगे, या 2 होंगे, या 3, या 4, या 5. बस यही पॉसिबल वैल्यूज है. दिस इज नोन एज अ डिस्क्रीट वेरिएबल, जहां पे हमें पता है what will be the possible outcomes. Got it? Say for example, if I ask you the number of pairs of shoes you have,
Now I generally expect कि यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 तो नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 से ज़्यादा यहाँ पे जूते नहीं होंगे किसी के पास, है क्या किसी के पास? 10 से ज़्यादा जूते हैं क्या? नहीं, मेरे पास है ठीक है, आप लोगों के पास नहीं है ना, ठीक है. सो व्हाट आई एक्सपेक्ट, मुझे पता है व्हाट विल बी माय आउटकम्स. कोई बोलेगा 1, कोई बोलेगा 3, कोई बोलेगा 5, कोई बोलेगा 7, कोई बोलेगा 6, कोई बोलेगा 8. सो ऐसे अलग 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 सब जने बोलेंगे, ठीक है ना. इन दिस केस क्या हुआ, मुझे पहले से पता था व्हाट बी द पॉसिबल आउटकम्स, तो यही होंगे. अच्छा कोई ऐसे बोलेगा कि मेरे पास 3.5 जूते हैं, भाई 3 तो पूरे, एक का पैर घूम गया, एक तो आधा एक रख रखा है मैंने, ऐसा कोई बोलेगा? नो, आई नो एग्जैक्टली यही नंबर्स आएंगे, राइट. सो ये क्या कहलाता है? डिस्क्रीट डेटा. सो वी से व्हेन द वैल्यू इज ईदर फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी, तो हम बोल देंगे कि ये क्या है? डिस्क्रीट डेटा है, ठीक है. काउंटेबल वैल्यूज थी 1 से लेके 10, 10 वैल्यूज, ठीक है. 0 to लेके 5, सो 6 वैल्यूज गिवन था, फिक्स था, राइट. सो व्हेन द वेरिएबल जो आपका क्वांटिटेटिव डेटा है, यहाँ पे हम लोग वही जैसे मैथ्स के अंदर बोलते हैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट टू स्टडी है तो इसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं. क्वांटिटेटिव डेटा इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबल, whereas qualitative data is also known as attribute. ठीक है. वेरिएबल इज एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक. समझ आया? मेजरेबल समझ आया? वेयर यू कैन हैव अ नंबर डिस्क्रिप्शन, राइट. नाउ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस. सो डिस्क्रीट मैंने आपको बताया व्हेन द वेरिएबल अज्यूम्स फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट, मतलब बहुत सारी भी हैं पर हम उनको काउंट कर सकते हैं. So here we can say when variable has finite or countably infinite number of values. ठीक है. इसके एग्जाम्पल्स जैसे number of petals in a flower, they will be countable. फ्लावर के अंदर पेटल्स, पेटल समझते, पत्तियां, वही लव्स मी नॉट पुरानी पिक्चर्स में आता था ना, वो वाला, ठीक है. सो नंबर ऑफ पेटल्स ऐसे गिराते जा रहे, ऑड है, इवन है, जो भी है, मतलब यू विल गेट अ प्रॉपर नंबर और जो फाइनाइट होगा, ठीक है. नंबर ऑफ हेयर्स काउंट कर सकते हो क्या आप अपने? नो, राइट. सो इट इज एन इनफाइनाइट वैल्यू, राइट. और बताएंगे नंबर ऑफ मस्कीटोज प्रेजेंट इन अजमेर, इट इज नॉट काउंटेबल, है ना. बहुत इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगे, हम उनको काउंट नहीं कर सकते. नंबर ऑफ फैंस इन दिस प्रेमाइसेस, काउंटेबल. नंबर ऑफ वाटर बॉटल्स प्रेजेंट इन दिस क्लासरूम, काउंटेबल. नंबर ऑफ डेस्क्स, काउंटेबल. सो दीज आर, हो सकता है मतलब या मैं वाटर बॉटल्स यहाँ पे बहुत सारी भी हूँ बट स्टिल दे आर काउंटेबल. या मैं बोलूँ एएस इंस्टीट्यूट पे जितनी वाटर बॉटल्स है वो कैसी होंगी, मतलब काउंटेबल होगी या अनकाउंटेबल होंगी? काउंटेबल होंगी. बहुत सारी होंगी तो भी काउंटेबल नहीं होंगी, राइट. इनफाइनाइटली काउंटेबल, राइट. और कोई एग्जांपल डिस्क्रीट का? एनी अदर? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहाँ, मतलब ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन, वेयर आई एम आस्किंग. नहीं, इट विल बी इन रेंज. देन एग्जैक्ट वैल्यू तो कैसे निकाल पाओगे? इट कीप्स ऑन चेंजिंग. हाँ, whichever thing keeps on changing, वो कभी भी इसमें नहीं आ पाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल which keeps on changing, your weight will not come under discrete variable. हाँ, मैं ऐसा कह सकती हूँ the salary you are getting over a period of 5 years, क्योंकि सैलरी हर महीने चेंज नहीं होती है. क्या होता है? एवरी ईयर इट चेंजेस. तो यार हो सकता है फर्स्ट ईयर मेरी 10,000 थी, सेकेंड ईयर मेरी 12,000 हुई, थर्ड ईयर मेरी 14 हुई, फोर्थ ईयर मेरी 16 हुई और फिफ्थ ईयर मेरी 18 हो गई. सो दिस इज फिक्स. सो वो डिस्क्रीट एक पर्टिकुलर पर्सन की तो हम बोल सकते हैं हो सकती है, बट मल्टीपल पर्सन की अगर हम सैलरी पढ़ रहे हैं तो वो हमेशा रेंज में रहेगी, वेरी करेगी, राइट. और कोई? नंबर ऑफ कैमरास, वेरी नाइस. सो अभी आपको समझ आया डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है. द वैल्यूज हैव ईदर काउंटेबल वैल्यूज या फिर यू ऑलरेडी नो द वैल्यूज. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था वाइवा के केस में 0 1 2 3 4 5 6 ही होगा, ठीक है. सो दीज आर व्हाट काउंटेबली फाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट वैल्यूज और विच आर काउंटेबल,
राइट, फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट वैल्यूज वो सारी आपकी डिस्क्रीट में आ जाएगी. वेयर एज द अदर टाइप ऑफ वेरिएबल इज कंटिन्यूअस वेरिएबल. कंटिन्यूअस वेरिएबल वो होता है जहां पे वैल्यूज जो है ना वो एक पर्टिकुलर रेंज में लाई करती हैं. जैसे इस पर्टिकुलर क्लास में बच्चे बैठे हैं, उनका वेट, ठीक है, आप लोगों का वेट. अब यार मैं है ना ऐसे तो नहीं बना सकती ना, किसी का आ रहा है 44.11, किसी का आ रहा है 44.12. तो इनको अलग अलग बनाने की बजाय हम क्या करें, रेंज बना ले, 44 to 46, 46 to 48, 48 to 50 एंड सो ऑन. राइट, सो इन दैट केस क्या किसी का 46.04 आ रहा है, 46.08 आ रहा है, जो भी आ रहा है हमको एक में भटक दिया हमने. ठीक है, सो हमने ग्रुपिंग कर दी ऑन द बेसिस ऑफ अ रेंज ऑफ वैल्यू. राइट, सो दिस इज नोन एज कंटिन्यूअस वेरिएबल. सो कंटिन्यूअस वेरिएबल इज व्हेन द वेरिएबल अज्यूम्स वैल्यूज विद इन अ पर्टिकुलर रेंज. सो व्हेन वेरिएबल has values in a range. ठीक है, हाइट हो गई आप लोगों की. सो हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स इन दिस पर्टिकुलर क्लास, कोई 5'4" होगा, कोई 5'8" होगा, कोई 5 या 5 feet 4 inches एंड समथिंग सेंटीमीटर्स. ठीक है, सो इन दैट केस क्या हमने उसको रेंज में या सेंटीमीटर्स में हाइट कोट करे तो किसी की 160, किसी की 161, किसी की 161.5, किसी की 161.75. सो इन दिस केस हमने क्या किया, उनको एक रेंज में लिया है. ठीक है, सिमिलरली आप लोगों के मार्क्स, अब यार 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों के मार्क्स में ऐसे एक एक मतलब इंडिविजुअल लिखना चाहूँ तो 67.75 भी हो सकता है किसी का, किसी की 67.25 हो सकते हैं, किसी के 67.5 हो सकते हैं, किसी के 60 हो सकते हैं, किसी के अलग अलग चलेंगे. राइट, सो अलग अलग चलेंगे तो क्या एक एक वैल्यू के अगेंस्ट एक एक पर्सन लिखेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होता है कि एक एक वैल्यू आप नोट डाउन करो. 100 बच्चे हैं और सारों की एक एक वैल्यू नोट डाउन करो तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते कई बार. सो इंस्टेड ऑफ दैट वी मेक अ रेंज ऑफ वैल्यू. सो उनको एक रेंज में कन्वर्ट कर देते हैं एंड दे कैन टेक एनी वैल्यू इन बिटवीन दिस रेंज. सो जैसे मैंने बोला मेरी क्लास के बच्चों के मार्क्स 0 to 100 होंगे, या इस क्लास में जो बच्चे बैठे हैं उनका वेट 40 to 80 kg होगा. राइट, इज दिस क्लियर? समझ आई ये चीज पक्का? नाउ मूविंग अहेड, कंटिन्यूअस वेरिएबल एंड डिस्क्रीट के बाद हम लोग आगे चलते हैं. रिप्रेजेंट, मैंने आपको बताया था हाउ डू वी प्रेजेंट दीज डेटा. मैंने बोला था कि उसके बेसिस पे हम हमारे स्टैटिस्टिकल टूल्स और हमारे स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज को चेंज कर लेते हैं. राइट, सो आई स्टार्ट विद द फर्स्ट सीरीज, क्योंकि हम लोग डेटा लेके आए. ठीक है, हर डेटा को यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन. ये तो पता है, पढ़े हैं हम लोग. ठीक है, डेटा के अंदर एक एक वैल्यू को क्या बोलते हैं यहाँ पे, ऑब्जर्वेशंस. इन स्टैटिस्टिक वी कॉल इट एज ऑब्जर्वेशन. क्यों? क्योंकि हम इसको प्रैक्टिकली नोट डाउन करें. सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ऑब्जर्वेशन. इट इज नॉट फिक्शियस, मन से नहीं बनाई हुई है, ना थ्योरेटिकल है, इट इज एक्चुअली प्रेजेंट और हमने उसको नोट किया है. सो इसीलिए उसको ऑब्जर्वेशन कहा जाता है. जैसे मैं ऐसे बोल रही हूँ ना, सपोज मैं इनके मास की बात कर रही हूँ, इनके वेट की बात कर रही हूँ. ठीक है, सो 60 kg. सो मैंने इनको वेइंग मशीन पे खड़ा करके उसको नापा है और उसको नोट डाउन किया है, इसीलिए उसको ऑब्जर्वेशन कहा जाता है. राइट, सो एवरी पार्ट ऑफ योर डेटा और एवरी वैल्यू ऑफ योर डेटा इज नोन एज ऑब्जर्वेशन. राइट, सो आई स्टार्ट विद द फर्स्ट केस विच इज इंडिविजुअल सीरीज. See, this is considered. अब हमको ये समझना है कि ये कब रिप्रेजेंट, कब हम इसको यूज करेंगे, कब हम इसके बेसिस पे लिखेंगे. सो जब आपकी जो ऑब्जर्वेशंस है ना वो कम नंबर में है, मतलब थोड़े से ही लोग हैं, थोड़े ही जनों के आपने मार्क्स नोट डाउन किए हैं, 5, 7, 10, 15 बस. ठीक है, सो इंडिविजुअल सीरीज में हम क्या करते हैं, एवरी ऑब्जर्वेशन इज प्रेजेंटेड बाय कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज. ठीक है, ऑब्जर्वेशंस को हम कॉमा सेपरेट कर देते हैं और बस लिख देते हैं. सो यहाँ पे क्या होता है, रेंज पे तो कोई बाउंडेशन नहीं है 0 से 100 के बीच में, पर हम 10 बच्चों की स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए कोई टेबल वेबल बनाना, डिवीजन करना कोई मतलब नहीं रखता है. 10 बच्चों के तो कॉमा सेपरेटेड करके भी लिख दो तो भी कंफ्यूजन नहीं होगा, या एक के नीचे एक भी लिख दो तो भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. सो इंडिविजुअल सीरीज इज कंसिडर्ड व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज लेस. ठीक है, एंड रेंज पे कोई लिमिट नहीं है, रेंज कुछ भी हो सकती है, मतलब 0 to 1000 भी हो सकते हैं तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, सो वी से इंडिविजुअल सीरीज व्हेन इट इज कंसिडर्ड व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर लेस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आप लोगों के में से कोई भी 10 स्टूडेंट्स के ना वेट्स नोट डाउन कर रही हूँ. सो 44, 46, 48.5, 54, 59, 60, कितने हो गए, 3, 3, 6, 65, 72, 72.8, 90,
हो गए ना. So this is how we represent in case of an individual series. यहाँ पे यार ग्रुपिंग करने का कोई मतलब ही नहीं है. 10 ही तो वैल्यूज है, उसमें ग्रुपिंग करने बैठोगे इतनी देर लगाओगे, इतनी देर में तो आप पूरा डेटा लिख दिए. So when you have less number of observations, we generally go for individual series, right? समझ आया? Next, discrete series. आपने नाम तो सुन रखा है सबने, आई थिंक, है ना? सो डिस्क्रीट सीरीज जब कंसिडर की जाती है जब आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो बहुत सारी हैं, पर आपका जो वेरिएबल है वो है ना लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज ही अटेन कर रहा है. जैसे मैंने वो वाइवा वाली बात करी थी, 0 1 2 3 4 5 6, बस यही वैल्यूज अटेन कर रहा है. पर हाँ, मेरे बच्चे क्लास में ना 100 हैं. मतलब प्रैक्टिकल होता है जैसे आप लोगों के स्कूल में ना, तो आप लोगों के जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं क्लास 10th की, ठीक है, तो क्लास 10th में भी 20 नंबर स्कूल से जाते हैं, और है ना 5 नंबर की चलो मैम ने प्रोजेक्ट वर्क दे दिया, उसमें मैम को मार्क्स देना है, तो 0 1 2 3 4 5 में से देंगी मैम. और क्लास 10 में तो 100-150 बच्चे होते हैं, ठीक है, पर मार्क्स सबके या तो 0 होंगे, या 1 या 2 या 3 या 4 या 5, किसी के 4.5, किसी के 5.5, किसी के 7, किसी के 10, ये नहीं निकल के आ सकते. सो इसका मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो बहुत सारी हैं, पर जो वैल्यू अटेन हो रही है ना ऑब्जर्वेशन की वो लिमिटेड है. ठीक है, इसको आप जानते हो पहले से, प्री नोन है, right? So we say discrete variable or discrete series is considered when the number of observations are large and variable attains less number of values or limited number attains limited number of values. सो उस केस में क्या किया पता है, मैंने ग्रुपिंग कर दी. हम यहाँ लिख दिए मार्क्स और यहाँ लिख दिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब मुझे पता है कि मार्क्स 0 1 2 3 4 5, बस यही पॉसिबल हो सकते हैं. चेक करो. और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देख लेते हैं. हमारे पास 100 बच्चे थे क्लास में, या 150 पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो. अब मैंने क्या किया, सब बच्चों से पूछ लिया क्लास में, भाई 0 कितनों के आए, तो मान लो 4 जनों ने हाथ खड़ा किया, ठीक है. फिर 1 कितने लोगों के आए, तो मान लो 20 लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया. 2 कितने लोगों के आए, मान लेते हैं 35 लोगों ने हाथ खड़ा किया. 3 कितने लोगों के आए, लेट्स से 47 लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, ठीक है. 4 कितनों के आए, लेट्स से 30, एंड 5 कितने लोगों के आए, लेट्स से 15 लोगों के. मैंने ऐसे रैंडमली लिख दिया यार, कुछ भी होगा, जो भी आएगा टोटल मुझे नहीं पता, ठीक है. सो दिस इज हाउ आई हैव क्लासिफाइड डेटा. क्या है कि यार अब मैं जैसे अगर मैं इसको अगर इंडिविजुअल लिखने बैठती तो देखो 0 4 बच्चों के हैं, तो 0, 0, 0, 0. फिर 1 कितने बच्चों के, 20. तो 20 बार थोड़ी ना लिखती बैठी रहूंगी, ये कितनी बार तो ये कॉमा और 1 भी 1 नहीं खिले लग जाएगा, ठीक है. सो दिस क्रिएट्स अ कंफ्यूजन. And that is why we generally avoid when we have larger number of values and the range of value is very limited. तो हम लोग discrete पे चले जाते हैं. और आप देखो मैंने इसको grouping कर दी है. अब मैं ना ग्रुप्स बना सकती हूँ. 2 मार्क्स जिनके आए वो सब इधर आके बैठ जाओ, 3 मार्क्स जिनके आए वो सब इधर आके बैठ जाओ, right? So this is how I have classified data on the basis of their marks. I have classified my number of students on the basis of their marks in their file. ये बात समझ आई. सो यहाँ पे इसको हम है ना ग्रुप डेटा भी बोलते हैं, ग्रुप सीरीज. क्यों? क्योंकि आपने ग्रुपिंग कर दी ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंगल वैल्यू. सिंगल वैल्यू के बेस पे ग्रुपिंग की ना. 3 जन क्या है वो उस तरफ जाके बैठ जाओ, 4 जन क्या है वो इस तरफ आ जाओ, राइट. सो दिस इज ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल वैल्यू, ठीक है. सो इसीलिए इसको कई बार ग्रुप डेटा भी बोला जाता है. ग्रुपिंग ऑन द बेसिस of a single value, ठीक है. अच्छा, अब ये जो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा है ना, दिस मीन्स फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होती है स्टैटिस्टिक्स में, कि एक ऑब्जर्वेशन कितनी बार अकर करिए. सो ऐसे समझिए ये 0 ऑब्जर्वेशन है, ये 4 बार अकर करिए, तो 0 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 4. 1 15 कितनी 20 टाइम्स अकर करिए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 20. व्हाट डू वी मीन बाय फ्रीक्वेंसी नाउ? द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इज नोन एज फ्रीक्वेंसी. गॉट इट? समझ आया?
इज दिस क्लियर? सो फ्रीक्वेंसी आप याद रख लेंगे, फ्रीक्वेंसी number of times a particular observation occurs. जनरली हम लोग स्टैटिस्टिक्स में इसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल f, राइट? अच्छा, और यहाँ पे मेरा ये वेरिएबल ऑफ स्टडी था ना मार्क्स, तो जनरली आपको पता है वेरिएबल तो हमेशा किससे रिप्रेजेंट होता है? वेरिएबल, मैथ्स का फेवरेट लेटर x, बस हम भी x ही यूज करेंगे यहाँ पे, x एंड दिस इज करस्पॉन्डिंगली उसकी f. So generally discrete series is two column series x and f. Discrete series को हम group data में put करते हैं. So discrete series is a type of group data. अभी समझ आ गया क्यों group data बोला मैंने? एंड इसी हिसाब से आप मुझे बताएंगे इंडिविजुअल सीरीज को क्या बोलेंगे हम? Ungroup data. Very nice. Because here there is no grouping, right? Is this clear? चले आगे. Now आफ्टर दिस, अब पता है क्या, यहाँ पे तो यार रेंज ऑफ वैल्यूज बहुत लिमिटेड थी, मतलब स्पेसिफिक लोग ही थे. अब यार अगर बात करें, मैं उन्हीं 10th क्लास के बच्चे जो 150 बच्चे हैं, क्योंकि हमारी 10th की मार्कशीट में हमारा वेट और हाइट भी जाता है, अब मैं वेट्स की बात करती हूँ. तो यार मैं वेट्स की बात करूँ तो यार 150 बच्चों में तो बहुत वेरिएशन होंगे. 30 किलो की भी लड़की होगी तो कोई 35 किलो की भी होगी, तो कोई 35.15 की भी होगी, तो कोई 75 का भी होगा, कोई 80 का भी होगा. ठीक है, सो हर वेराइटी ऑफ स्टूडेंट रहेंगे. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इंडिविजुअल, अब यार उसमें मैं अगर ये सीरीज बनाने बैठूं तो यार सबके अलग अलग वेट्स ही आएंगे ऑलमोस्ट. तो 150 में से मान के चलते हैं हम लोग कम से कम 120 वैल्यूज तो डिफरेंट ही होंगी. ऐसा बहुत ही रेयरली होगा कि दो बच्चों का 65.5 वेट आ रहा है, बहुत रेयरली होगा. किसी का 65.4 आ रहा होगा तो किसी का 65.5 आ रहा होगा. सो देयर इज अ वेरिएशन. तो अगर आप ऐसे टेबल बनाने बैठोगे तो क्या 100-150 वैल्यूज लिखोगे? नहीं. तो हम क्या करते हैं, उसको ग्रुप्स में क्लासिफाई कर देते हैं. और ग्रुप्स में कैसे क्लासिफाई करते हैं? ऑन अ सेट ऑफ वैल्यूज. सो मैंने क्या 30 to 35 वाले बच्चे इसमें आ जाओ, 35 to 40 वाले इसमें आ जाओ, 45 to 50 वाले इसमें आ जाओ, एंड सो ऑन. सो आई हैव डिवाइडेड माई सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज. 35 से 40 5 वैल्यूज के बेसिस पे. तो 35 से लेके 40 तक जिनका भी वेट है ना, वो इस तरफ आके बैठ जाओ. 40 से 45 जिनका जो वेट है ना, वो इधर आके बैठ जाओ. ठीक है, सो दिस इज हाउ मैंने उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज. सिंगल वैल्यू नहीं. पहले मैंने कैसे किया था? सिंगल वैल्यू के बेसिस पे 0 1 2 3. अभी मैं क्या कर रही हूँ? सेट ऑफ वैल्यू 35 से 40 जिसके आ रहा है ना, वो यहाँ आके बैठ जाओ. सो मल्टीपल वैल्यूज दे दी ऑप्शन में मैंने. सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा इज कंटिन्यूअस डेटा, कंटिन्यूअस सीरीज, सॉरी. थर्ड है ना, थर्ड continuous series. Now this is also considered a, I already told you this, logic बता ही दिया, group data, because the data is classified here on the set of values, right? Multiple set of values. So group series के अंदर ये कब use होता है? When there are large number of observations and they lie in a larger range or they attain multiple, बहुत सारी values. रेंज की बात कर ली हमने, लार्जर रेंज, बड़ी रेंज में लाए कर रहे हैं, दैट्स इट. ठीक है, सो इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल आगे चलते हैं, चलूं आगे. नाउ सपोज मैंने यहाँ पे ना वही मतलब वेट्स की बात कर दी, तो वेट इन केजी में ही आता है वेट तो, है ना, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, वही हम वही टेबल जैसे ही बनाते हैं यहाँ पे भी. थर्टी टू 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, मैं अभी 55 तक ही ले रही हूँ. ठीक है, 50 to 55.
ठीक है. सो दिस इज हाउ वी हैव क्लासिफाइड द वेट्स, है ना. और अब हमने क्या बोल दिया, पूछ लिया भाई 30 से 35 वाले किस में आए, कितने जने हैं, तो उन्होंने बोल दिया भाई हम 14 जने हैं, कोई बोल दिया हम 24 हैं, किसी ने बोल दिया 38 है, किसी ने बोल दिया हमको 12 है, और किसी ने बोल दिया हमको 4 है. दैट्स इट. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी हैव क्लासिफाइड डेटा. अच्छा, ये यहाँ पे भी ये चीज फ्रीक्वेंसी ही कहलाती है, बस यहाँ पे ये एक्स नहीं कहलाता. इट इज नोन एज दी क्लास इंटरवल और क्लास सिंपली. सो दीज आर दी क्लासेस. अब आप में से कोई क्वेश्चन पूछेगा मैम वेयर विल 35 गो. 35 जिसका वेट है वो किस में जाएगा, वो यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी जा सकते हैं, जिसकी जैसी मर्जी. नहीं, 35 विल गो इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है. अगर दोनों का सेम होता है ना तो हमेशा नेक्स्ट वाली में जाता है. 40 नेक्स्ट वाली में, 50 नेक्स्ट वाली, सॉरी 45 नेक्स्ट वाली में, 50 नेक्स्ट वाली में. ठीक है. अब आप बोलोगे मैम 55, अरे अगर 55 वाला कोई होगा भी तो एक दो होंगे तो हम उसको इसी में अकोमोडेट कर देंगे. हाँ, एक ही होगा तो हम उसको इसमें अकोमोडेट कर देंगे. द रीजन बीइंग एक फ्रीक्वेंसी के लिए हम एक्स्ट्रा नहीं बनाते हैं, जनरली वो इसी में ही हो जाता है अगर एक ही है लास्ट वाली में तो. ठीक है. गॉट इट. चलें आगे. सो हियर कैन आई से द ग्रुपिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक set of values, right? So group data is classified into groups on the basis of set of values. ठीक है. Is this clear? समझ आई ये चीज पक्का ना. एक प्रकार का क्लासिफिकेशन तो मैंने ये बनाया जिसमें देयर इज अ कंफ्यूजन, राइट. और एक और होता है जिसमें बिल्कुल फिक्स होता है कि 30 to 34 आएंगे, फिर 35 वाला नीचे चला जाएगा. उसको क्या बोलते हैं हम. This continuous series is of two types basically. One is mutually inclusive series and the other one is mutually exclusive series. So मैंने जो ऊपर वाला एग्जाम्पल दिया था ना, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का है. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूड मतलब हटा देना. तो ये ऊपर वाली चीज जो है ना वो हटा दी जाती क्लास में से, और वो इसीलिए फिर नेक्स्ट वाले में ही काउंट होता है. सो 34.9999 तक किसी का वेट आ रहा है ना, वो तो इसमें आएगा. बट 35 विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस क्लास एंड विल बी इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट. ठीक है क्या. सो जितनी भी अपर लिमिट्स होती हैं वो सब एक्सक्लूड हो जाती हैं. समझ आई. इनको बोलते हैं अपर लिमिट्स, इनको बोलते हैं लोअर लिमिट्स. अपर बाउंड्री, लोअर बाउंड्री. I'll tell you the difference between limit and boundary afterwards. अभी तो हम सेम भी यूज कर सकते हैं आप भी के लिए for the time being. Now let's talk about mutually inclusive classification now. So mutually inclusive classification का मतलब क्या हुआ. Upper limit is included in class. In class. इसका एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपको ऐसे ही. एक मैंने बनाया सपोज 0 to 9, 9 to 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39. ये ऐसा होता है. मतलब ये मैंने सिर्फ क्लास इंटरवल्स बताया है, फ्रीक्वेंसी कुछ भी लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता. दिस इज अ म्यूचुअली इंक्लूसिव क्लास इंटरवल. ठीक है. और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है. Very nice. Mutually exclusive the upper limit is excluded from the class. और फिर कहाँ जाती है वो. नेक्स्ट वाली क्लास में. इट इज इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट क्लास और सक्सीडिंग क्लास. ठीक है. इसका एग्जाम्पल देखिए. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. अच्छा, अब यहाँ पे तो पता है बहुत कंफर्टेबल है. क्या है कि अगर किसी के 19.99 आ रहा है तो वो यहाँ चला जाए. ठीक है. किसी के 21.14 आ रहा है तो वो इसमें आ जाए. किसी के 20.14 आ रहा है तो वो इसमें आ जाए. बात खत्म हुई. ठीक है. बट दिस प्रॉब्लम्स कम्स हियर. सपोज किसी का वेट 19.4 आ रहा है. अब 19.4 आ रहा है तो वो ना तो 10 to 19 में जाने जैसा है,
20 to 29 में जाने जैसा है, क्योंकि 94 है, 19.4 है. सो अब क्या करें? तो ये वाली जो क्लासिफिकेशन है थोड़ी एडजस्टिंग भी होती है. मतलब अगर रिक्वायर्ड हो, अगर जरूरत हो, तो हम इनको एक्सपैंड कर सकते हैं, मतलब इनको एक्सटेंड कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं दोनों तरफ से, लोअर साइड से भी एंड अपर साइड से भी. तो यहाँ पे क्या स्ट्रेचिंग अलाउड है? क्या यहाँ पे कोई स्कोप है स्ट्रेचिंग का? नहीं, कोई स्कोप ही नहीं है, कोई नंबर्स ही नहीं, कहाँ स्ट्रेच करोगे आप. सो हियर वी डू द स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग इन द सेंस इसको और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं. नाउ टिल व्हाट? ठीक है, सो अभी ये 9 और 10 है. ठीक है, ऐसे समझ लीजिए आपका एक फ्रेंड तो वहां रहता है मदार, और एक आप रहते हो पंचशील में. अब आप डिसाइड करते हो कि आज अपन शाम में मिलते हैं बाहर खाने को. तो आप बोलते हो ये पंचशील का कोई रेस्टोरेंट, तो मदार वाला बोलता है मैं क्यों आऊँ इतना दूर, भाई मेरे लिए बहुत लंबा हो जाएगा. अच्छा, उसने मदार का कोई रेस्टोरेंट सजेस्ट किया तो आपने मना कर दिया कि मैं क्यों आऊँ इतनी दूर, पंचशील से मदार बहुत दूर हो जाता, मैं नहीं आऊँगा. ठीक है, सो व्हाट यू डिसाइडेड इन बिटवीन, चल अपन मैंगो मसाला मिल लेते हैं, दोनों के लिए ऑलमोस्ट बराबर रहेगा. ठीक है, सो ये क्या होता है, बीच में आ जाते हैं. सेम यहाँ पे भी ना तो 9 पूरा 10 के पास जाएगा, ना 10 पूरा 9 के पास जाएगा, दिल कम इन बिटवीन. तो आधा क्या होगा, 9.5 9.5. सो क्या होता है, अपर में तो 0.5 ऐड हो जाएगा और लोअर में 0.5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. अब इधर में क्या है, जैसे -0.5 हो जाएगा, माइनस सब में से माइनस करोगे ना तो उसका -0.5 हो जाएगा. अब ये ना डिपेंड करता है, जैसे अगर आपको वेट दे रखा है, मास दे रखा है, तो यार मास तो 0 से नीचे क्या ही जाएगा, मतलब नेगेटिव में तो मास किसी का होता ही नहीं है, राइट. सो उसमें आप लॉजिकली 0 ही लिख लीजिए. मतलब -0.5 लिखने का लॉजिक नहीं है, लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है, 0 से स्टार्ट कर सकते हैं. मतलब ये सिर्फ 0 वाले केस में. हाइट हुई जैसे, है ना, अब हाइट थोड़ी ना ऊपर जाएगी, मतलब नीचे जाएगी 0 से भी नीचे, नेगेटिव में. जमीन के अंदर थोड़ी ना धसा हुआ है, आप रूट्स मेजर कर रहे हो अंदर से, है नहीं, ऐसा नहीं है. सो व्हाट वी से, कुछ कुछ में आपको लॉजिक यूज करना होता है यार. मतलब देख लेना कि भाई 0 से नीचे जा सकती है कि ये वैल्यू, नेगेटिव हो सकती है कि ये वैल्यू नहीं हो सकती, तो वहीं पे खत्म करेंगे हम, 0 से स्टार्ट करेंगे. और लिखना चाहो तो -0.5 लिख लो, जैसे आपको अच्छा लगे. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -0.5 और इसमें ऐड कर दो 0.5, 9.5. फिर इसमें फिर से सब्ट्रैक्ट कर दो 10 में से 0.5, 9.5 टू 19.5. फिर वापस 20 में से सब्ट्रैक्ट करो 19.5 टू 29.5 एंड 29.5 टू 39.5. सो ये क्या किया मैंने, हर म्यूचुअली इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन को मैं उसके करस्पॉन्डिंग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन में कन्वर्ट कर सकती हूँ. लुक हियर, नाउ दिस इज अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन. 9.5 विल नॉट गो टू दिस, इट विल गो टू दिस. 19.5 विल नॉट गो हियर, इट विल गो हियर. अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, 19.4 इसमें आ जाएगा, 19.8 इसमें आ जाएगा, 19.5 वो भी सॉर्टेड है, नेक्स्ट वाली में ही आएगा, right? Is this clear? So this is the corresponding mutually exclusive classification of every inclusive classification. So if required, मैं ये बोल रही हूँ, वैसे तो आइडियली हम लोग इंक्लूसिव ही बनाते हैं. देखो स्टैटिस्टिक्स का कंसेप्ट यही बोलता है कि आइडियली इंक्लूसिव बनाओ. ठीक है, इफ रिक्वायर्ड आप उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर दो, बट हम ज्यादातर क्वेश्चंस के एक्सक्लूसिव के देखेंगे, ये वाले ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं. तो ज्यादातर हम ये वाले क्वेश्चंस ही देखेंगे. पर पता है क्या, स्टैटिस्टिकल टूल्स भी यही बोलते हैं, बनाओ तो म्यूचुअली इंक्लूसिव, पर उसके बाद जब टूल अप्लाई करो ना तो पहले उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करो, फिर सॉल्व करो. मतलब बनाओ आइडियली इंक्लूसिव, प्रेजेंट करने के लिए इंक्लूसिव, पर जब आप उसके अंदर कोई फॉर्मूलेस वगैरह लगा रहे हो तो पहले उसको एक्सक्लूसिव में करो, फिर उसके बाद आप फॉर्मूला लगाओ. ठीक है, सो एनीवेज आपको एक्सक्लूसिव में जाना ही पड़ता है. सो दिस इज मोर कन्वीनियंट वे, है ना, पर आइडियली ये फॉलो होना चाहिए. ठीक है, एक और चीज याद रखने की है यहाँ पे कि म्यूचुअली इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन जो होता है ना, वो जनरली डिस्क्रीट वेरिएबल्स में सक्सेसफुल होता है. जितने भी डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं ना, उनको हमेशा म्यूचुअली इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, डिस्क्रीट वेरिएबल्स बताया था मैंने आपको, जिनके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज है. ठीक है, सो यहाँ पे आपका म्यूचुअली इंक्लूसिव इज मेंट फॉर, इट इज मेंट फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल. ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, मेंट फॉर डिस्क्रीट. डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, म्यूचुअली इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन इज मेंट फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल, बोथ नन. सो discrete variable. And mutually exclusive classification, it is generally meant for continuous variable.
सो यहाँ पे क्या रेंज में होने के चांसेस होते हैं ना, तो यहाँ पे वो वैल्यू होने के चांसेस हैं कि 10.045 आ गया तो हम कैसे डालें ऐसा, इसलिए इसको एक्सक्लूसिव लिया जाता है। ये है ना, दीज आर ऑल थ्योरी क्वेश्चंस, ऐसे ही पूछे जाते हैं। Mutually inclusive classification is meant for, mutually exclusive classification is meant for, or for a discrete variable we will be making mutually inclusive classification, mutually exclusive classification, none both. So यहाँ पे mutually inclusive, discrete के लिए mutually inclusive, continuous के लिए mutually exclusive। आई बात समझ में? Is this clear? यहाँ तक समझ आया? So these are the basics, ये मैंने बिल्कुल basic सिखा दिया आपको statistics के। All right, now in the next lecture I'll be starting with first chapter, which is measures of central tendency, mean, median, mode, आपको ऐसे समझ आएगा। भी measures of central tendency के नाम है, but उसके अंदर हम लोग mean, median, mode और दूसरे measures of central tendency पढ़ेंगे, right? So please bring calculator in the next lecture. कैलकुलेटर लेके आएंगे सर, आपको बता देंगे विदाउट चेक एंड करेक्ट वाला जो कैलकुलेटर होता है वो वाला आपको यूज़ करना होगा, ठीक है? इट्स स्टैंडर्ड है ना, वही वाला यूज़ करना है। तो अभी आप फिर वही लीजिए सो दैट यू आर यूज टू दैट, क्योंकि अब आप सीए में आ गए तो ऐसे भी आपको कैलकुलेटर से फ्रेंडशिप करनी है, तो जो आप मतलब शुरू से यूज़ कर रहे हैं उस पर आप कंफर्टेबल भी हो जाएंगे। सो यूज़ दैट ओनली सो दैट यू विल बी कंफर्टेबल इन द एंटायर journey, right? All right, see you all tomorrow. Thank you, bye.